गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जैसा देखा कि हमने कहा था कि आपके टेस्ट लिए जाएंगे। कुछ बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स। देखो, नोट्सों का समाधान किया जा रहा है, उनको जल्दी ही नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप इस नोट्स जो शब्द है, इस चीज़ को आप छोड़कर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो और आप स्वयं के जितने नोट्स बनाओगे उतने अच्छे रहेंगे। यदि आप लोग दूसरे के दिए हुए नोट्सों को पढ़ते हो तो उसमें एक चीज़ आती है कि आपको पता ही नहीं रहता है। नोट्स जब बनते हैं तो उनको शॉर्टली किया जाता है। क्या किया जाता है? शॉर्टली, छोटे रूप में लिखा जाता है। अब मान लो आपके सामने कोई चीज़ डाल दी गई है, अब आपको उसका अर्थ ही नहीं पता है, तो आप उसको पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। थोड़ी देर उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, अच्छा भी लगेगा, पढ़ने की रुचि भी जागेगी। लेकिन जैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ना ही क्या कर दोगे? उसको बंद कर दोगे। ठीक है, याद ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि वो चीज़ आपको आती नहीं। आप उसको क्या करोगे? रटने की कोशिश करोगे। तो वहाँ पर आप नोट्स स्वयं के जितने हो सके उतने स्वयं के नोट्स बनाओ और स्वयं के नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित बनाने की कोशिश करो। ठीक है, वैसे नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। प्रक्रिया अभी चल रही है नोट्स बनाने की, तो ये प्रक्रिया जैसे समाप्त होती है तो आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, और चलो, जैसा कि आप हमने टेस्ट लिया था और टेस्ट के अंदर कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में इतनी रुचि है कि आप पढ़ रहे हो, लगातार क्लास ले रहे हो। कुछ ही दो चार गिने चुने स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, लगातार क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और पढ़ने की रुचि है उनमें और वो लगातार क्लास भी ले रहे हैं और लगातार क्या कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो एग्रीकल्चर का टेस्ट लगा है उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं अनीता जाट की, जिसके 11.5 नंबर आए हैं 12 में से। ठीक है, अनीता जाट। ठीक है, इसके अलावा बाकी के सबके इतने नंबर नहीं आए। एक लड़की है, इसने टेस्ट दिया नहीं, वैसे क्वेश्चन लिखे उसने और फोटो डाल दी है उसके अंदर, तो उसके का कोई नंबर काउंट नहीं हुए अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टेस्ट लिया था और टेस्टों के रिजल्ट आपके सामने आपको ग्रुप पे मिल गया है। सब अपने अपने रिजल्ट का क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और उसको देख सकते हो। रिजल्ट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने कितनी पढ़ाई की है और कितने हमारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चलो आगे का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है या पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, आप सोच रहे हो कि हमारी परसेंटेज सबसे बेस्ट बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार क्लास लेनी पड़ेगी और क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट भी देने होंगे। तो देखो यहाँ पर, यदि आप टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप क्लास तुरंत लेकर उसका फ़ायदा ले सको। एक चीज़ और आती है स्टूडेंट के सामने कि जैसे हम क्लासें डाल रहे हैं आपके लिए लगातार, और क्लासें डालते रहे तो लगातार क्लास आ रही है हमारी, तो हमारी तरफ से तो पूरी मेहनत है, लेकिन आप लोग क्या करते हो इसके अंदर कि क्लासों को मिस कर देते हो। मिस करने का मतलब जैसे मान लो आज क्लास नहीं देखी आपने, कल फिर क्लास आ जाएगी, परसों नहीं देखी, फिर दो दो क्लासें एक्स्ट्रा हो गई। अब 2-3 क्लासें जैसे ही एक्स्ट्रा हो जाती है उसके बाद में आप पीछे रह जाते हो, और पीछे रह जाते हो तो उसका पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर आप बाद में कमेंट करते हो तो उसका हम सॉल्यूशन नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको, यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को दबा लेते हो तो उसके बाद में आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हमारा वीडियो आएगा, और आप जैसे ही वीडियो को क्लिक करोगे तो आपको ओपन हो जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। इसके अलावा यदि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, या आपके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके ऊपर आप संपर्क
कर सकते हो। ठीक है, और हमारा जो चैनल है वो है बी पॉजिटिव क्लासेस। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जुड़कर आप पढ़ाई का आनंद ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हो। चलो अब हम आगे बात करते हैं आपके जो आपका चल रहा था, अपना लेसन चल रहा था उसके अंदर उद्यान की योजना। देखो, इसके अंदर हमने स्थान का चुनाव कर लिया था, स्थान का चुनाव किया था जलवायु के आधार पर, मृदा के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने क्या कर लिया था, स्थान का चुनाव कर लिया था। ठीक है, स्थान का चुनाव होने के बाद में उद्यान की योजना लगाते हैं, यानी कि कह सकते हैं ऑर्गार्ड प्लानिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि उद्यान योजना क्यों बनाई जाती है, उद्यान की योजना कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक है वो उद्यान योजना है, और उद्यान योजना के बारे में बात करें तो उद्यान योजना जो है वो एक विशेष प्रकार की योजना है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी उद्यान लगाते हैं या बाग लगाते हैं आपका, जैसे मान लो आम का बाग लगाते हैं तो आज बो दिया अगले साल काट देते हैं क्या उसको? नहीं काटते हैं। ऐसा किस में करते हैं? फसलों में करते हैं। फसलें क्या होती है, एक वर्षीय होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बोते हैं, वापस से काट लेते हैं। चलो इस बार अच्छी फसल नहीं हुई तो अगली बार दूसरा मेथड अपना लेंगे, ये होता है किसमें? फसलों में। लेकिन आपके जो फल वृक्ष है, फल वृक्ष कैसे लगते हैं? स्थायी लगते हैं। कैसे लगते हैं? स्थायी लगते हैं, और फल वृक्ष स्थायी होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपको उद्यान की योजना बनानी पड़ती है। किस प्रकार हमें क्या करना है, पौधे लगाने हैं, कौन कौन से पौधे लगाने हैं, किस प्रकार की हमें सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार हमें कार्यालय की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार कैसे हमें इसकी योजना बनाए कि आसानी से सिंचाई उपलब्ध हो जाए, जल निकास हो जाए इसका, और आसानी से हम इसके अंदर पहुंच जाए, प्रत्येक स्थान तक हम जा सके, इसलिए सड़क और रास्ते होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो योजना होती है उसे क्या कहते हैं, उद्यान योजना कहा जाता है। इसके बाद में उद्यान योजना का जो पहला टॉपिक आता है, उद्यान योजना के बारे में पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका बाड़ लगाना। पहला, बाड़ लगाना। देखो, बाड़ लगाना को इंग्लिश में कहते हैं फेंसिंग। क्या कहते हैं? फेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो बाड़ लगाना, बाड़ का मतलब होता है कि जो हमारा बाग है उसकी सुरक्षा करना, यानी कि हम इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, सुरक्षा का हो गया। और सुरक्षा किसकी? जो हमारा उद्यान है उसकी सुरक्षा करेंगे, जो हम फसल लगाएंगे उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो बाड़ लगाना एक ऐसी क्रिया है जो हम फसलों में भी अपना सकते हैं और आपका उद्यान में भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है समस्या सुरक्षा की। सुरक्षा मतलब सुरक्षा किससे? तो जो जंगली जानवर होते हैं या फिर आवारा जो जानवर होते हैं या आपके नीलगाय होते हैं, इनसे बचाने के लिए, फल वृक्षों को इनसे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाड़ की प्रक्रिया लगानी पड़ती है। देखो, बाड़ की हम प्रक्रिया लगाते हैं तो बाड़ हम सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, इसलिए शुरुआती वर्षों में या फिर आर्थिक स्थिति के अनुसार, कौन सी स्थिति के अनुसार? आर्थिक किसकी स्थिति? किसान की आर्थिक स्थिति और किसान की स्थिति, किसकी स्थिति होनी चाहिए? किसान की। अब मान लो कोई किसान क्या है, सक्षम है, तो वो क्या कर सकता है, लोहे की जाली लगा सकता है। क्या लगा सकता है? लोहे की जाली लगा सकता है। ठीक है, और यदि कोई किसान सक्षम नहीं है तो वो कंटीली झाड़ियां उगा सकता है। वहां पर चारों तरफ जो आपका खेत है, जैसे मान लो ये खेत है, इस खेत के चारों तरफ मेड़ के ऊपर क्या लगा सकता है, कंटीली झाड़ियां लगा सकता है, बेल लगा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की और आपकी कंटीली झाड़ियां आदि का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा आपकी जो कंटीले पेड़ होते हैं उनकी टहनियां रख सकता है वो। ठीक है, जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि बाड़ की प्रक्रिया कैसे होती थी, कि जो आपका पेड़ पौधों की जो टहनियां होती है उनको क्या किया जाता है, पूरी जो आपका खेत होता है उसकी मेड़ के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे वो जानवर अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर कंटीली झाड़ियां उगा सकते हैं। आपका जो
जो आपका पेड़ पौधों की टहनियाँ होती है उनको क्या कर सकते हैं, कंटीली जो टहनियाँ होती है उनको रख सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, इसकी बाढ़ की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं, लोहे की जाली लगा सकते हैं, तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसकी बाढ़ लगाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो बाढ़ लगाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बाढ़ लगाने की क्रिया करते हैं। अब देखो, बाढ़ हमारी लग गई है। अब बाढ़ लग गई तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है, तो कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका वायु का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है, और वायु का वेग ज्यादा होने के कारण हमारे फल वृक्षों की टहनियां टूट जाती है, और टहनियों के साथ साथ कभी कभार तो क्या होता है, पूरा पेड़ ही उखड़ जाता है। अब मान लो हमने क्या किया है, 5-10 साल तक उसको पाला है, पोसा है और बड़ा किया है, और जैसे ही फल देने का समय आए और वो टूटकर नीचे गिर जाए तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जिस प्रकार हमने बाड़ लगाया उसी प्रकार हमें क्या करना पड़ता है, वायुरोधी वृक्ष लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं, वायुरोधी वृक्ष। जैसे मान लो अपना खेत है, खेत के चारों ओर नहीं लगाते हैं वायुरोधी वृक्ष। देखो यहाँ पर नोट लगाकर लिख सकते हो वायुरोधी वृक्ष। देखो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, अगला वायुरोधी वृक्ष। जो वायुरोधी वृक्ष होते हैं, विंड ब्रेक ट्रीज होते हैं, उनको हम किस प्रकार लगाते हैं। जैसे मान लो आपने ये बाड़ लगा दी, क्या लगा दी, बाड़ लगाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि वो ऐसे पौधे प्रयोग किए जाते हैं जो कम लंबाई में बढ़ने वाले होते हैं, कंटीले होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है ताकि किसान किसान क्या है, इसके अंदर जो जानवर है वो इसको प्रवेश करके अंदर खेत में प्रवेश ना कर पाए, इसको पार न कर सके। ठीक है, तो ये तो क्या है कि कम वृद्धि करने वाले, जैसे झाड़ियां टाइप की जितने भी पौधे आते हैं वो सारे इसके अंदर काम में लिए जाते हैं बाढ़ के अंदर। जबकि वायुरोधी वृक्षों में हम क्या करते हैं कि जैसे ये बाढ़ लग गई, बाढ़ में जैसे मान लो आपको 2 से 3 फीट या 5 से 6 फीट या 6 से 7 फीट तक पौधे आपको मिल जाएंगी। जो झाड़ियां हैं, बेर है आपके, इस प्रकार की झाड़ियां आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इससे थोड़े बड़े पौधे इसके अंदर की तरफ लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर की तरफ लगाते हैं, तो और अंदर की तरफ किस किस दिशा में लगाते हैं आपका, देखो आपको पता है कि वायुरोधी वृक्ष एक तो वायुरोधी वृक्ष हमें किस समय चाहिए, गर्मियों में आपको पता है कि गर्मियों में जो लू चलती है, लू से बचाने के लिए, साथ ही साथ आपकी हवा का वेग भी एक ही तरफ से होता है। सबसे ज्यादा जो हवा चलती है वो आपकी, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, ये खेत में सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थ, आपका जो उत्तर है, चलो हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, और ये आपका पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो जो आपकी लू चलती है वो आती है आपकी पश्चिम दिशा से। लू और आंधियों का जो वेग है वो किस दिशा से आता है, पश्चिम दिशा से। तो हमें वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाने हैं, आपके जो आपका पश्चिम दिशा है उस ओर क्या करना है, वायुरोधी वृक्ष लगाने हैं। ठीक है, इसी प्रकार शीत ऋतु में शीत लहर जो चलती है वो आपकी उत्तर दिशा से आती है। तो उत्तर दिशा से शीत लहर आने के कारण हमें शीत लहर से बचाने के लिए पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए हमें, कि उत्तर दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं। यहाँ पर आप नोट डालकर लिख सकते हो कि वायुरोधी वृक्षों का प्रयोग किस किस दिशा में करते हैं। तो आपका उत्तर पश्चिम दिशा में हम क्या करते हैं, वायुरोधी वृक्षों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी दिशा में करते हैं, उत्तर और पश्चिम दिशा में क्या करते हैं, वायुरोधी वृक्षों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसके अंदर जो वायुरोधी वृक्ष होते हैं उसमें आम ले सकते हो आप लोग, ठीक है, जंगली बबूल ले सकते हो, केयर ले सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो कुछ लंबे बढ़ने वाले, जैसे नीम का पौधा होता है आपका,
नीम ले सकते हो। इस प्रकार के कुछ लंबे बढ़ने वाले तथा कुछ मीडियम साइज के मध्यम बढ़ने वाले पौधों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वायुरोधी वृक्ष लगा सकते हैं। ये साथ ही साथ क्या करते हैं, लू से भी बचाते हैं। लू किधर से चलती है, आपकी पश्चिम से, और आपकी शीतलहर जो शीतलहर चलती है वो किधर से चलती है, उत्तर दिशा से चलती है। तो इसलिए हम उत्तर और पश्चिम दिशा में वृक्षों का प्रयोग करते हैं, वायुरोधी वृक्षों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं। देखो, अब आपको पता है कि कोई भी आपका खेत है, जैसे मान लो यही खेत है आपका, इस खेत में बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है, आवाजाही करनी है। हमें क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लो हम यहाँ पर मुख्य गेट है, यहाँ पर मुख्य गेट है, तो यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। इसके बाद में यदि हमारे पास जो पौधे हैं वो पौधे इस प्रकार लगे हुए हैं, लेकिन आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप किधर से जाओगे, पता है नहीं है, किधर से जाओगे। यदि ऐसे ही चले जाओगे तो इसके अंदर जो पेड़ पौधों की टहनियां उनको नुकसान होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सड़क व रास्ते बनाते हैं। इसके बीच में सड़क और रास्तों का निश्चित अंतराल रखा जाता है, छोड़ा जाता है, पौधों को थोड़ा सा दूर लगाया जाता है ताकि और सड़क और रास्ते बनाए जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मुख्य रास्ता होता है वो मध्य से ऐसे इस प्रकार गुजरता है, और फिर इसके बाद में सहायक रास्ते छोटे रास्ते निकाले जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या किए जाते हैं, छोटे रास्ते निकाले जाते हैं। जैसे मान लो ये मुख्य रास्ता हो गया और ये मुख्य रास्ता हो गया। इसके बाद में बाकी जो जगह बच गई वहां तक पहुंचने के लिए, और वहां तक क्यों पहुंचा जाता है, देखो यहाँ पर जो मान लो यहाँ पर कोई फल वृक्ष है और यहाँ पर फल वृक्ष है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है और वो यहाँ पर पहुंचना चाहता है, तो पूरे बाग में से सीधा दौड़ कर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। और आपको पता है जो बाग है वो बहुत लंबाई और चौड़ाई में, जैसे मान लो 100 हेक्टेयर में बाग लगाया जाता है, 50 हेक्टेयर में, 200 हेक्टेयर में बाग लगाया जाता है। अब इतनी दूर तक बाग लगा है और उसके अंदर हमें जाना है, तो हम सीधा जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, रास्ते जाना पड़ेगा। पहले हम मुख्य रास्ते से जाएंगे और फिर यहाँ से यदि इस पौधे तक पहुंचना है तो सहायक रास्ते जाकर हम इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब मान लो अब इतना बड़ा बाग है तो उसमें उत्पादन भी ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो उस उत्पादन को हम सिर के ऊपर रखकर थोड़ी ला सकते हैं। जैसे मान लो 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 400 क्विंटल आम उत्पादित हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिर के ऊपर रखकर ला सकते हैं कि इतनी दूर से नहीं ला सकते। इसलिए हमें वहां पर वाहन ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वाहन वहां पर जा सके। इसके अलावा खाद, उर्वरक, आपकी दवाइयाँ ये पहुंचाने के लिए हमें किसकी रास्ते और सड़कों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सड़कें बन गई, और सड़कें बनाकर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये किसके अंदर आता है, उद्यान योजना के अंदर आता है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, बाड़ लगाया। इसके बाद में हमने क्या लगाया, वायुरोधी वृक्ष लगाए। फिर सड़क और रास्ते निकाले, सड़क व रास्ते बनाए। देखो, सड़क और रास्ते बन गए। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नालियां बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, नालियां। नालियां मतलब सिंचाई की नालियां, सिंचाई की नालियां बनती है एक तो, और एक जल निकास की नालियां, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जल निकास की नालियां। जल निकास की नालियां जो बनाई जाती है, नालियां बनाई जाती है। देखो, जल निकास की नालियां क्यों बनाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पर भी यदि जल का भराव होता है तो वहां पर क्या होता है, मृदा की भौतिक दशा में क्या होता है, बदलाव होता है, उसकी भौतिक दशा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके अलावा इसके साथ साथ क्या होता है कि वहां पर कवक और जीवाणुओं की वृद्धि होती है, क्योंकि आपको पता है नमी जहाँ पर होती है वहां पर क्या होता है, जीवाणुओं की और कवकों की वृद्धि होती है, जिससे पौधों में क्या लगते हैं, रोग लगते हैं। तो इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार सिंचाई की नालियां होनी चाहिए। यहाँ पर पौधों को जल देने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण कारक है। जल की उपलब्धता यदि पौधों तक बनी रहती है तो वो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करवाते हैं। तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जल जो सिंचाई की नालियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या पौधों तक आसानी से सिंचाई पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो नालियां होती है वो कच्ची और पक्की किसके अनुसार बनाते हैं, कच्ची और पक्की किसके अनुसार बनाते हैं, आर्थिक स्थिति, किसान की आर्थिक स्थिति के अनुसार। और एक तो आर्थिक स्थिति आती है इसके अंदर, और एक आपकी जल की उपलब्धता के आधार पर,
यदि जल की उपलब्धता अच्छी है तो हम क्या कच्ची नालियों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सिंचाई की क्रिया कर सकते हैं। लेकिन कच्ची नालियों के द्वारा जो सिंचाई की प्रक्रिया की जाती है उसमें श्रम अधिक होता है। श्रम अधिक कैसे, जैसे मान लो आपने कच्ची नालियां बना दी, कुछ समय के बाद में वो वर्षा ऋतु में जैसे पानी बहेगा उसमें नालियां समाप्त हो जाएगी, फिर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, फिर नालियां बनानी पड़ेगी। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, पक्की नालियां बना सकते हैं और जल की उपलब्धता के आधार पर भी हम यदि अधिकता है तो कच्ची नालियां बनाकर हम कार्य करवा सकते हैं, और जल की कमी है तो पक्की नालियां हम ईंटों से बना सकते हैं, टाइलों से बना सकते हैं। टाइल्स जानते हो, ठीक है, ईंटों की, टाइलों की, ठीक है। और इसके अलावा आपकी सीमेंट, और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो सीमेंट के अलावा भी जो आपके पाइप होते हैं, पाइप का मतलब सीमेंट के पाइप हो सकते हैं और या प्लास्टिक के पाइप हो सकते हैं, प्लास्टिक के पाइप, ठीक है। तो इनके द्वारा हम नालियां बनाकर क्या कर सकते हैं, सिंचाई की क्रिया कर सकते हैं। इसी प्रकार जल निकास की क्रिया भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, इन्हीं नालियों के द्वारा हम जल निकास की व्यवस्था भी उत्तम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नालियों की और जल निकास और सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आगे बात करते हैं, आपके जो अगला टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक पहले रह गया है, भूमि की प्रारंभिक तैयारी। भूमि की प्रारंभिक तैयारी। देखो यहाँ पर, देखो भूमि की प्रारंभिक तैयारी, यहाँ पर हम बात करते हैं कि भूमि की प्रारंभिक तैयारी। तो भूमि की प्रारंभिक तैयारी कब करते हैं, देखो यहाँ पर बाढ़ लगा दी हमने, वायुरोधी वृक्ष लगा दिए, इसके बाद में भूमि की तैयारी कर सकते हैं, या बाढ़ लगाने के बाद में भूमि की प्रारंभिक तैयारी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक नीचे आ गया है। तो इसके बाद देखो बाढ़ लगाने के बाद में या वायुरोधी वृक्षों के बाद में भूमि की प्रारंभिक तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भूमि की प्रारंभिक तैयारी का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो भी खरपतवार है या आपके जो अवशिष्ट पदार्थ है जैसे कंकड़ पत्थर है उनको हटा सकते हैं, ठीक है। खेत को भुरभुरा जोत कर अच्छे से भुरभुरा कर सकते हैं, खाद उर्वरक मिला सकते हैं उसमें। यदि उसमें जो आपका कार्बनिक खाद है तो उसके अंदर उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जीवाश्म पदार्थों को मिला सकते हैं, जिससे क्या हमारी जो उद्यान की योजना है या उद्यान जो लगेगा वो हमारा लंबे समय तक रहेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उत्तम पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आपकी कंटीली झाड़ियाँ हैं उनको हटा सकते हैं, ठीक है, और आपका जो पूरा खेत है उसकी साफ सफाई अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भूमि की प्रारंभिक तैयारी। फिर इसके अलावा यदि कृषि कर रहे हैं हम उसी खेत के ऊपर जहाँ पे बाग लगाना है हमें, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे 2-4 हरी खाद की फसलें लेनी पड़ेगी, ताकि हरी खाद की फसल लेकर हम क्या कर सके, उसे हरी खाद के रूप में उसको मृदा में दबा सके, जिससे क्या होता है, मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार भूमि की प्रारंभिक तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका कार्यालय या आवास। कार्यालय या आवास, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्यालय व आवास। तो यहाँ पर कार्यालय आवास, देखो आपको पता है कि हम इतना बड़ा बाग लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाद, बीज, उर्वरक आदि का भंडारण करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपकी जो आपके यहाँ पर कार्यालय और आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कार्यालय का मतलब यहाँ पर आपको एक व्यक्ति को बिठाना पड़ेगा, ताकि कौन से फल वृक्ष में किस प्रकार की समस्या है, या कितनी मात्रा में कब खाद दिया था, कब सिंचाई करनी है, किस वक्त कितनी मात्रा में जल की मात्रा डालनी है, इसके लिए एक व्यक्ति निर्धारित होना चाहिए ताकि ये बाग की देखभाल कर सके। और उसके रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 24 घंटे बाग के अंदर रहेगा। तो इसलिए बाग के अंदर रहेगा तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा क्या बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है, या कमरे बनाए जा सकते हैं, जिसके अंदर एक कमरा तो हो जाएगा आपका कार्यालय का, जिसमें लेखा जोखा रहेगा, बाग के अंदर कितने पौधे हैं टोटल, उनमें से कितने पौधे उत्पादन दे रहे हैं, कौन सा पौधा उत्पादन नहीं दे रहा है, कितने श्रमिक आए, कितने श्रमिक हमारे पास
उपलब्ध है और कितने आपके पास आर्थिक स्थिति, यानी कि कहने का मतलब कितनी लागत हुई, कितना खर्चा हो रहा है और इसके अलावा कितनी आय हो रही है, तो इसका लेखा जोखा सारा कार्यालय में होगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आपको खाद जैसे फावड़ा है, खुरपी है आपका, ठीक है, हैंडो है, इस प्रकार के कृषि यंत्र है, उनकी रखने की जगह होनी चाहिए, खाद बीज उर्वरक होगा, क्या होना चाहिए आपके पास, भंडारण होना चाहिए, ताकि हम जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत खेत में उपलब्ध करवा सके। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कार्यालय व आवास की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उद्यान की योजना बना सकते हैं कि हमें बाड़ लगाना है, ताकि हमें आवारा पशुओं से और आपके जो भी बाहरी आघात है उनसे बचाया जा सके। वायुरोधी वृक्ष से वायु की जो चपेट है, जैसे शीतलहर है, लू है, इसके अलावा जो बड़ी आंधियां चलती है या तूफान आते हैं, उनके द्वारा वायु के वेग को कम करके हम क्या कर सकते हैं, उनको उससे सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार सड़क और रास्ते बनाकर हम क्या कर सकते हैं, खेत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आसानी से अपने वाहन वहां पर अंदर ले जा सकते हैं। इसी प्रकार सिंचाई की नालियां बनानी है, सिंचाई की नालियां बनाकर हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई को आसानी से पौधों तक पहुंचा सकते हैं, जल को आसानी से पौधों तक पहुंचा सकते हैं। कच्ची और पक्की हो सकती है, जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, इन्हीं नालियों के द्वारा हम जल निकास की व्यवस्था कर सकते हैं। आजकल जो उन्नत तकनीक के जो यंत्र है, उनमें जैसे हम बात कर सकते हैं, आपके फुव्वारा विधि है और आपकी ड्रिप बूंद बूंद विधि है, उनके द्वारा भी हम सिंचाई की विधि अपना सकते हैं। भूमि की प्रारंभिक तैयारी कर सकते हैं। भूमि की प्रारंभिक तैयारी मतलब कंकड़ पत्थर हटाना, उसकी जुताई करना, गहरी जुताई, हल्की जुताई, इसके अलावा हरी खाद मिलाना आदि क्रियाएं, पूरी जो संपूर्ण क्रियाएं होती है वो क्या होती है, भूमि की प्रारंभिक तैयारी होती है। इसके बाद में कार्यालय व आवास का निर्माण करना, जिससे क्या हो सके, आपका खेत के अंदर जो भी व्यवस्था है उसकी व्यवस्था की जा सके, भंडारण किया जा सके, व्यक्तियों की रहने की आवास की व्यवस्था हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उद्यान की योजना कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में हम देखेंगे अगला चैप्टर।